मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाई हूँ, ठीक है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, लास्ट तक देखना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, ठीक है। और जितना हो सके शेयर करना। चलो, तो बिना वक्त गवाए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का विवेचना करें। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का विवेचना करने के लिए मतलब उनके बारे में जानने के लिए बोल रहा है। तो चलिए देखें क्या है आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। चंद्रगुप्त कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। इसका शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, ठीक है। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। साम्राज्य का स्थापना में उसे 4 महत्वपूर्ण सैन्य विजय हैं, ठीक है। साम्राज्य स्थापना में उसके 4 महत्वपूर्ण सैन्य हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है मगध की विजय। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की सहायता से मगध के अंतिम राजा धनानंद की हत्या करके मगध को जीत लिया था, ठीक है। मगध को जीत लिया था। और नेक्स्ट क्या, दूसरा क्या है? पंजाब की विजय, ठीक है। पंजाब की विजय। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की मृत्यु के पश्चात पंजाब को जीत लिया था, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसने पंजाब को भी जीत लिया था। तीसरा क्या है? बंगाल विजय। चंद्रगुप्त ने पूर्वी भारत में बंगाल को जीतकर अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। पूर्वी मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्वी भारत में बंगाल को भी जीतकर उसे भी अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया, ठीक है। चौथा क्या है? दक्षिण भारत का विजय। दक्षिण भारत का विजय। जैन साहित्य के अनुसार आधुनिक कर्नाटक तक चंद्रगुप्त ने अपनी विजय पताका फहराई थी, ठीक है। इस प्रकार अपने कुशल सैन्य नेतृत्व से चंद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। उसी तरह युद्ध और अपने कुशल सैन्य नेतृत्व से, उस सेना के बल से और उसने अपने बल से भी पूरे मतलब एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी। आगे देखो चंद्रगुप्त, आगे क्या है? चंद्रगुप्त के पास अपने विशाल साम्राज्य की रक्षा के लिए संगठित सेना थी, जिसे 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी, 8,000 रथ थे, ठीक है। तो इतने चीज़ें उसके पास थी अपने राज्य की, अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए, ठीक है। सेना के प्रबंध के लिए 30 सदस्यों की समिति थी, जो 6 सैन्य विभागों पर नियंत्रण रखती थी, ठीक है। ये सैन्य विभाग थे, कौन कौन थे? तो ये पैदल, घुड़सवार, समुद्री बेड़ा, रथ, हाथी, अस्त्र शस्त्र विभाग और रस विभाग, ठीक है। तो सैनिक का राजकोष से वेतन दिया जाता था। सैनिक को वेतन दिया जाता था कहाँ से? राजकोष से। आगे देखो क्या है। इतना शक्तिशाली होते हुए भी चंद्रगुप्त निर्कुश और स्वेच्छाचारी नहीं था। वह प्रजा की भलाई के कार्य या प्रजा की भलाई के कार्य के प्रति सदा जागरूक और प्रयत्नशील रहता था। राज्य में विद्रोह का कारण आर्थिक दशा बिगड़ना ही होता था। अतः चंद्रगुप्त सदैव जल कल्याणकारी कार्य पर ध्यान देता था। चंद्रगुप्त ने अपनी प्रजा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए औषधालय बनाए, नगरों वो गांव की सफाई का प्रबंध करवाया, शिक्षा का विशेष प्रबंध किया, मंदिरों में उदारतापूर्वक दान दिया जाता था, ठीक है। अपने विशाल साम्राज्य निगरानी के लिए चंद्रगुप्त के पास सुदृढ़ गुप्तचर विभाग था, जिसे गुप्तचर के रूप में स्त्रियां भी शामिल थी। कुशल गुप्तचर व्यवस्था से देश के हर कोने में होने वाली घटनाओं की जानकारी मिल जाती थी, ठीक है। अधिकारियों पर निगरानी रखने तथा देश के शांति बनाए रखने के लिए गुप्तचरों का होना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। बहुत ज़रूरी था गुप्तचरों का होना। चलो नेक्स्ट देखिए, आगे देखो। गुप्तचर विभाग में स्त्रियां भी शामिल होती थी। गुप्तचर दूसरे देशों में भी भ्रमण करते थे। ये साधु, भिक्षु और भिक्षानी आदि कई रूप धारण करते थे। वो क्या करते थे? साधु का रूप धारण करता था, कोई भिक्षु का रूप धारण करता था, मतलब भिखारी का रूप धारण करता था, और ऐसे वो सब जगह जाते थे, ठीक है। आगे देखो, चंद्रगुप्त ने अपने विशाल साम्राज्य के संचालन के लिए उसे कई प्रांतों में बांट दिया है। प्रत्येक प्रांत शासन कुमार राजकीय परिवार के सदस्य थे के हाथों में था। इस कार्य में
महामत भी उसकी मदद करता है। सम्राट इन पर पूरा नियंत्रण रखता था। राजा के शासन कार्यों में मंत्रालय के लिए मंत्री परिषद होते थे, जिसे योग्य व्यक्ति मनोनीत किया जाते थे। ठीक है, मनोनीत किए जाते थे। चलिए आगे देखो। चंद्रगुप्त का नगरीय प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त था। पाटलिपुत्र एक भव्य नगर था जिसके चारों ओर लकड़ी की विशाल दीवार थी, जिसमें 64 दरवाजे और 570 बुजुर्ग सदस्यों की 6 समितियां थी। ठीक है, पहली समिति नगर के कला कौशल को देखभाल करती थी। दूसरी समिति विदेशियों के निवास एवं भोजन का प्रबंध करती थी। तीसरी समिति जन्म एवं मृत्यु का लेखा जोखा करती थी। चौथी समिति का कार्य मापतोल से संबंधित व्यापार से था। पांचवी समिति वस्तुओं के निर्माण एवं गुणवत्ता की जांच पड़ताल करती थी। और छठी समिति का कार्य बिक्री वसूल करना था। ठीक है, तो ये 6 समितियां थी उसकी, जो सब अपने अपना कार्य करती थी। चलो आगे देखो। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्रामीण नामक अधिकारी इसका प्रबंध करता था। इसकी सहायता के लिए एक सभा होती थी जो ग्राम हित के लिए सड़कें, पुल, तालाब तथा अतिशाला का प्रबंध करती थी। यह मेला तथा उत्सव का भी प्रबंध करती थी। ग्रामीणों के ऊपर गोप और स्थानिक आदि अधिकारित होते थे। न्याय संबंधित कार्यों का सर्वोच्च अधिकारी राजा स्वयं होता था। नगरों और गांवों का अन्य न्याय महामात्र करते थे। दंड व्यवस्था कठोर थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार 18 प्रकार के दंड दिए जाते थे। कभी कभी एक ही अपराधी को प्रतिदिन एक नए प्रकार के दंड दिया जाता था। यदि छोटे न्यायालयों के निर्णय में कमी की जाती थी तो सम्राट स्वयं निर्णय करता था। ठीक है, इतना कड़क था। चलो आगे देखो। कृषि से उनकी पैदावार 1/6 भाग भूमि राजस्व के रूप में लिया जाता था। ठीक है, परंतु आपातकाल में इसके बढ़ावा दिया जाता था। आपातकाल में इससे बढ़ावा दिया जाता था। आपातकाल मतलब क्या होता है? लॉकडाउन। ठीक है, तो आपातकाल में इसे बढ़ावा दिया जाता था। प्राकृतिक आपदा के समय इसे घटा भी दिया जाता था। भूमि, वन एवं खानों पर राज्य का अधिकार था। करों से प्राप्त आय से सिंचाई के लिए नहरों, कुएं, तालाब आदि व्यवस्था होती थी। नहरों से प्राप्त जल के बदले किसान कर देते थे। ठीक है, कर देते थे। सड़कों के प्रबंध के लिए अलग विभाग था। सड़कों पर दूरी बताने के लिए मील का पत्थर लगे थे। सड़कों के किनारे वृक्ष, पानी पीने के लिए कुएं और धर्मशालाओं का निर्माण किया गया था। ठीक है, सड़कों का उत्तम व्यवस्था के कारण व्यापार में काफ़ी उन्नति हुई। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो बड़ा है, लेकिन अगर आप लोग 2-3 बार रीडिंग करोगे तो ये अच्छे से मतलब समझ में आ जाएगा कि वहाँ इतना लिख पाओगे। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल ऐसा ही सटीक लिखना है, ऐसा ही बिल्कुल नहीं। आप वहाँ ये पढ़ोगे तो इसकी कई लाइन तो आपको याद हो ही जाएंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है 1947 ईस्वी में ब्रिटिश शासक क्यों भारत आज़ाद करने के लिए बेवश हुआ? ठीक है, 1947 में भारत को आज़ाद करने के लिए क्यों ब्रिटिश शासक बेवश हो गया? तो क्यों हुआ, चलो देखते हैं। 1947 ईस्वी में ब्रिटिश शासक निम्नलिखित कारण से भारत को आज़ाद करने में बेवश हुआ। पहला कारक क्या था? एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो पहला कारक था द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन सेना द्वारा ब्रिटिश सेना को पराजय हुई थी। ठीक है, इस युद्ध के पश्चात इंग्लैंड की स्थिति सर्वाधिक दयनीय हो गई। अब इंग्लैंड के स्थान पर रूस और अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभर कर आए। ठीक है, ब्रिटिश सेना के कमज़ोर होने से उपदेशों पर इसका नियंत्रण कम हो गया। ठीक है, उपनिवेशियों पर क्या हो गया? इनका नियंत्रण कम हो गया और धीरे धीरे भारत आज़ाद हो गया। आगे देखो क्या हुआ। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा पॉइंट, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सामरिक क्षति के साथ ही राजनीतिक और आर्थिक क्षति हुई। आर्थिक क्षति के कारण उपनिवेशवाद पर शासन का अपना उसके लिए कठिन होना था। ठीक है, शासन का पाना उनके लिए कठिन हो गया था। उपनिवेशियों पर शासन करना उनके लिए फिर उनके बस में नहीं था।
चलो आगे देखो, अगला पॉइंट क्या है। 1945 के ब्रिटेन के आम चुनाव में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल की रूढ़िवादी पार्टी की हार हुई। चर्चिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोध प्रतिक्रियावादी नीति का अनुसरण करता था। 1945 के आम चुनाव में लेबर दल के नेता एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनाए गए। इटली ने 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिससे भारतीय संविधान निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, प्रशस्त हुआ। आगे देखो, अगला पॉइंट क्या है। 1946 के आरंभ में बम्बई और कराची का नौसैनिक विद्रोह हुआ, जो 1857 के विद्रोह के बाद व्यापक स्तर पर सैनिक विद्रोह था। ठीक है, इस सैनिक विद्रोह को लाखों भारतीय का जनसमर्थक मिला। व्यापक प्रदर्शन के कारण ब्रिटिश सरकार समझ गया कि अब भारत ब्रिटिश सेना का नियंत्रण संभव नहीं है। ठीक है, फिर वहाँ का सरकार समझ गया कि अब भारत में हमारा कोई काम नहीं है। चलो आगे देखो, पांचवा क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्रवादी आंदोलन तीव्र गति से फैलने लगी। आज़ादी हिंद फौज के बंदी बनाए गए। सैनिक अधिकारी सहमत और शहनवाज की लाल किले में मुकदमा चलाकर फांसी की सज़ा सुनाई गई, परंतु इस फैसले का भयंकर और व्यापक जनविद्रोह हुआ कि ब्रिटिश सरकार की अपना फैसला बदलना पड़ेगा। ठीक है, उनको अपना फैसला बदलना पड़ा, इतना बड़ा विद्रोह हुआ था उस वक्त। इसके साथ ही इंग्लैंड को आभास हुआ कि अब भारत का नाममात्र नियंत्रण बच रह गया। ठीक है, अब उनका ये एहसास हो गया कि अब ब्रिटेन का नाममात्र इन पे अधिकार बचा है, क्योंकि अब कुछ नहीं है यहाँ पे। तो चलो, ये इसका आंसर था। अच्छे से देख लेना, लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, थोड़ा रीडिंग करोगे तो याद हो जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण का प्रकाश डालिए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ, उसके कारण में प्रकाश डालो। ठीक है, तो चलिए आंसर देखो। बहुत लोग बोलते हैं कि भूकंप आ गया, कोई बोलता है पृथ्वी में घुस गया, कोई बोलता है बीमारियां आ गई। तो चलिए, कौन से इतिहासकार ने क्या कहा था। तो आंसर देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण के बारे में इतिहासकारों के मतभेद बहुत सारे हैं। ठीक है, मतलब उसके अंत होने का कोई कारण का अनुमान लगाया नहीं गया है। तो देखो, कुछ अनुमान ऐसे लगाए थे। तो क्या है, पहला क्या है, हड़प्पा के पतन का मुख्य कारण प्राकृतिक प्रकोप था, जैसे बाढ़, भूकंप तथा महामारी होने का माना गया है। परंतु इस सभ्यता के 7 स्तर मिले हैं, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि इस युग के नगर कई बार उजड़े और बसे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए, कालांतर में जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा के बंजर या ऊसर होने की संभावना व्यक्त की गई है, जिससे यह सभ्यता समाप्त हो गई। ठीक है, तीसरा क्या है, इस बात के भी प्रमाण है कि हड़प्पा सभ्यता पर विदेशी बर्बर जातियों का आक्रमण हुई है। ठीक है, यह आक्रमण हड़प्पा के पतन के कारण हो सकते हैं। चौथा क्या है, मोहनजोदड़ो के खंडरों में बहुत भारी संख्या में अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। इन अस्थिपंजरों में कुछ कंगाल स्त्रियों के और कुछ बालक बालिकाओं के हैं। यह कंगाल कुछ बड़े कमरों, सीढ़ियों तथा गलियों से मिले हैं। इनमें किसी बर्बर आक्रमण और सामूहिक हत्या का अनुमान करना अनुचित नहीं लगता। ठीक है, तो ये जो मोहनजोदड़ो है, तत्काल में ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ये भारत में नहीं है। पूरा हड़प्पा सभ्यता भारत में और पाकिस्तान में मिलके, क्योंकि पहले पाकिस्तान भी भारत ही था ना। चलो अगला देखो, अगला पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है, इतिहासकारों ने यह भी व्यक्त किया है कि अतः यह सभ्यता आर्यों जैसी शूर और बलशाली जाति के निरंतर और सुनिश्चित आक्रमण के कारण विनष्ट हो गया। ठीक है, विनष्ट हो गया। तो कई इतिहासकारों के कई कारण बताए हैं। ठीक है, चलो ये सभी कारण इतिहासकारों के द्वारा बताए गए हैं, लिख लेना। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। आज की जितने लोग शहरी जीवन जी रहे थे, उससे ज़्यादा उसमें जी रहे थे। पहले बड़ी बड़ी ईंटों की संख्या, मतलब वहाँ थी, ईंटों के बने घर थे। ठीक है, जो ईंटें आज भी मिली है वहाँ पे, जिसे कहते हैं पूरे पाकिस्तान का घर बनाए फिर भी ख़त्म ना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए क्या उपाय किया।
ये जो अशोक का धम्म है, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया क्योंकि अशोक के युद्ध में उनको ये एहसास हो गया कि 1,00,000 लोग मारे गए। फिर उन्होंने ऑलरेडी अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार के राजा बना था। ठीक है, अशोक वो राजा था जो अपने 99 भाइयों को मार के मौर्य वंश का राजा बना था। ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, चलो, तो इनके धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या किया इन्होंने, तो देखिए आंसर क्या है। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए निम्न उपाय किए। ठीक है, पहला उपाय क्या है, राजधर्म घोषित करना। अशोक ने बौद्ध धर्म को यानी धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। ठीक है, तो अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया, उसे संरक्षण दिया। उसने अपने प्रमुख शासनाधिकारियों, युक्त राजुक और प्रादेशिक को इस धर्म के प्रचार प्रसार पर आदेश दिया। ठीक है, प्रचार प्रसार का आदेश दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य के कार्य अतिरिक्त जनताओं के धर्मोपदेश भी देना पड़ता था। ठीक है, धर्मोपदेश भी देना पड़ता था। दूसरा क्या है, देखो, बौद्ध धर्मानुसार जीवनचर्या। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन एक मनुष्य को कैसा जीना चाहिए, तो देखो, अशोक ने पशु की हत्या एवं शिकार के प्रतिबंध लगा दिए। अशोक ने कहा, अशोक के बौद्ध में उन्होंने लिखा, मतलब धम्म में, कि मनुष्य को मारना तो पाप है ही, एक चिड़िया को मारना भी पाप है। ठीक है, तो उसके लिए भी उसे सजा दी जा सकती है, ये उन्होंने अपने धम्म में लिखा था। तो क्या है, देखो, अशोक ने पशु की हत्या एवं शिकार करना में भी प्रतिबंध लगा दिया कि आज से कोई पशु पक्षी की शिकार भी नहीं करेगा। ठीक है, पहले लोग शिकार में निकलते थे ना जंगल में, वो भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। आगे देखो क्या हुआ, अशोक स्वयं बौद्ध धर्म के अनुसार आचरण का कारण जनता तक के सामने आदेश प्रस्तुत करता था। ठीक है, आगे देखो, तीसरा पॉइंट क्या है, अधिकारियों की इच्छा व्यवहार करने के आदेश। अशोक ने जनता से वैसे ही व्यवहार किया जैसे एक पिता अपने पुत्र पुत्री से करता है। ठीक है, वो एक बहुत अच्छा राजा बन गया। फिर उसने हर काम अपने प्रजा के हित में किया। ठीक है, अपने प्रजा की भलाई के लिए किया। आगे देखो क्या हुआ, अपने अधिकारियों को भी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करके धर्म की ओर आकृष्ट करने के लिए कहा। ठीक है, अपने जो अधिकारी थे, उनके सेना सैनिक थे, उनको भी कहा कि तुम लोग भी प्रजा के साथ अच्छे से बिहेव करना। ठीक है, चलो, चौथा पॉइंट क्या है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति। अशोक ने धम्म की स्थापना, धम्म की देखरेख, इसके प्रसार तथा इसके नियमों को लागू करवाने के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है, धम्म यात्रा का आयोजन। बिहार यात्रा के स्थान पर अशोक ने धम्म यात्रा का प्रतिपादन किया। इसके 3 विशेषताएं थी, ब्राह्मणों और श्रवणों के दर्शन करना तथा दान देना, स्थावरों के दर्शन करना और दान देना। ठीक है, जनपदों के मनुष्य का दर्शन करना और उनके साथ धर्मवर्ता करना। ठीक है, तो ये सब धम्म यात्रा के आयोजन था। आगे देखो, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्या है, चौथा पॉइंट, तृतीयक बुद्ध संगीति का आयोजन। ठीक है, अशोक ने बौद्ध संघ के फूट को दूर करने के लिए तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अपने राज्य के राजधानी में बौद्ध धर्म की दृढ़ता प्रदान की। ठीक है, विदेशों में भी धर्म प्रचार के कार्य को आगे बढ़ाया। ठीक है, भारत में तो किया ही, उसने विदेशों में भी किया। आगे देखो, शिलालेखों द्वारा धर्म प्रचार। ठीक है, अशोक ने अपने साम्राज्य में हजारों स्तंभ और शिलालेख बनवाए जिस पर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का खुदवाया। इन शिलालेख में सत्य, शुद्ध आचरण, आत्मनिरीक्षण, नम्रता आदि को अपनाने के लिए लोगों से प्रार्थना की। ठीक है, आगे देखो, आठवां पॉइंट क्या है, दान प्रदान करना। अशोक बौद्ध भिक्षु, श्रमणों, धर्म प्रचारकों तथा धर्म प्रचार में लगी धार्मिक संस्थाओं को मुक्त हस्त में दान देता था। ठीक है, मुक्त हस्त में दान देता था। आगे देखो, अगला पॉइंट क्या है, बौद्ध साहित्य का जनसाधारण की भाषा में अनुवाद। अशोक ने जनसाधारण की भाषा में पाली में ही बौद्ध मत की शिक्षाओं को शिलाओं तथा स्तंभों पर खुदवाया। प्रसिद्ध ग्रंथों को उसने पाली भाषा में अनुवाद करवाया। ठीक है, प्रसिद्ध ग्रंथों को उसने क्या किया, पाली भाषा में अनुवाद करवाया। आगे देखो क्या है, सामाजिक समारोह का आयोजन। अगला पॉइंट क्या है, सामाजिक समारोह का आयोजन। धर्म प्रचार के लिए अशोक ने कई प्रकार के सामाजिक समारोह का आयोजन किया। राज्य की ओर से धर्म श्रवण की व्यवस्था की गई।
जिसमें धार्मिक विषयों पर भाषण, कथा आदि किए। ठीक है, अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, दिव्य रूपों का प्रदर्शन। ठीक है, दिव्य रूपों का प्रदर्शन लोगों के हृदय में स्वर्ग प्राप्ति की भावना को जागरूक करने के लिए, सद्धर्म का अनुसरण करने के लिए उन्होंने दिव्य रूपों को दिखाना शुरू किया। ठीक है, आगे देखो क्या है रे, और 2 पॉइंट है। चलो देखो ये क्या है, लोक हितकारी कार्यों द्वारा धर्म की ओर आकर्षित करना। अशोक ने सड़कों के किनारे कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाए, मनुष्य और पशुओं के लिए अस्पताल की व्यवस्था की, अनेक दुर्लभ जड़ी बूटी के पौधे मंगवाकर लगवाए। इन कल्याणकारी कार्यों से लोगों का ध्यान धर्म की ओर आकर्षित किया। ठीक है, अगला ये लास्ट है, हिंसा निदेशक। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप अहिंसा अशोक का धर्म का मुख्य बिंदु था। उसने पशुओं की हिंसा अथवा कार्य क्लेश के ऊपर कठोर दंड की व्यवस्था किया। ठीक है, तो ये था धम्म की नीति में क्या क्या था, सब यहाँ पे मैंने दे दिया। अब इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, 5 नंबर में लिखना पड़ता है इतना बड़ा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये वाले, गुप्तकाल के इतिहास स्रोत का वर्णन करें। गुप्तकाल के इतिहास स्रोत का वर्णन करें। तो आंसर देखिए, गुप्तकाल इतिहास जानकारी निम्न स्रोत से प्राप्त होती है। पहला है साहित्य स्रोत, विभिन्न ग्रंथों जैसे पुराण, कौमुदी, महोत्सव, रघुवंश काव्य, अभिज्ञा शुक्लतम। ठीक है, मुद्रारक्ष, राक्षस, विच्छुमोक्ष, कटिक, कामसूत्र आदि से गुप्तकाल की विशेष जानकारी मिलती है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखो। इतनी देर से रीडिंग करके मेरा भी गला सूख गया। चलो देखो दूसरा नंबर क्या है, विदेशी यात्रियों का वृत्तांत, जैसे पहियान, तुग वुन, हेनसांग, इत्संग, अलवुरनी के लेखक गुप्तकाल के इतिहास का ज्ञान होते हैं। ठीक है, इन लोग विदेशी यात्री थे जिन्होंने गुप्तकाल मतलब उसमें घुमा, और विदेशी यात्रियों के द्वारा हम जान सकते हैं उनके बारे में। अभिलेख, तीसरा अभिलेख, गुप्तकालीन कई अभिलेख शिलाओं और स्तंभों व ताम्रपात्रों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं, जिनकी भाषा संस्कृत और समुद्रगुप्त के संबंध में प्राग से प्राप्त एरन अभिलेख, चंद्रगुप्त के संबंध में महरौली व उदयगिरी गुहा के अभिलेख, कुमारगुप्त के संबंध में मिलसद, गढ़वा, मंदसौर अभिलेख तथा समुद्रगुप्त के संबंध में भित्री तथा कोहम अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चौथा क्या है, मुद्राएं यानी पैसा। गुप्तकालीन समुद्र पर उत्कीर्ण तिथि से विभिन्न घटनाक्रम तथा राजाओं के शासन विधि के बारे में पुख्ता प्रमाण प्राप्त होते हैं। विभिन्न मुद्राओं पर अंकित चित्रों से राजाओं की समुद्री रुचि, राज्य विस्तार, व्यापार, कला आदि की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्तकालीन कई सिक्के सोने जैसे चांदी व ताम्र के बने प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखो अगला क्या है, मोहरे। गुप्तकालीन कई मोहरे वैशाली से प्राप्त हुई है, जैसे तत्कालीन प्रांतीय व स्थानीय व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, और अगला क्या है, स्मारक। गुप्तकालीन स्मारकों ने पर धार्मिक और सामाजिक स्थिति का पता चलता है। फुमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, नचना का पार्वती मंदिर, भीतरगांव का लाड़खाना मंदिर से धार्मिक अवस्था ज्ञात होती है। मंदिरों के अतिरिक्त कई प्रमुख स्मारक, स्तंभगुप्त की भीतरी स्तंभ, बुद्धगुप्त का गुरु स्तंभ, चंद्रगुप्त का महरौली लोह स्तंभ भी प्रमुख है। अजंता का बाघ की गुफाओं से गुप्तकालीन चित्रकला का पता चलता है। ठीक है, इस प्रकार गुप्तकालीन इतिहास के कई स्रोत जिसमें प्रमाणिक जानकारियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, चलो इसका आंसर खत्म हो गया।
अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनेगा तो फिर मुझे अपलोड करने में दिक्कत होगी। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पढ़ते रहो ये, बाय।